हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपग्रेड स्टडी। दोस्तों, मेरा नाम रजत मिश्रा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो अगस्त 1765 में हुई थी। यह ट्रीटी जो हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनके बीच में और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। दरअसल ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, ये दो संधियां थी जो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी इन दोनों राजाओं के साथ। ये दोनों जो शासक थे, ये वो शासक थे जो बक्सर के युद्ध में पराजित हुए थे। और आपको इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले जो इसके पहले की वीडियो है बैटल ऑफ बक्सर की, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके तुरंत बाद की घटना है। और इस घटना की इम्पोर्टेंस मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस घटना से ही यह सुनिश्चित हो गया था कि भारत में अब ब्रिटिश शासन आने वाला है, जो ब्रिटिश रूल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इस संधि के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संधि ने जो मुगल बादशाह था उसको शक्तिहीन बना दिया था और एक पैंसर बना दिया था। तो कहीं ना कहीं अब ये बात तो स्पष्ट ही हो गई थी कि अब दिल्ली का जो शासन है वो कमजोर, पूर्णतः शिथिल हो चुका है। अब वो उसमें कोई शक्ति नहीं है। और जो भारत के राजाओं की जो आपसी जो छोटे छोटे राजा थे, छोटी छोटी रियासतों के, उनके बीच में जो वैमनस्य था, जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, उसकी वजह से ये भी तय हो गया था कि अब भारत जो है वो गुलाम बनने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त 1765 में हुई थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर बनने आया था, जिसका दो प्रमुख काम थे। पहला काम था कि जो ये जो बक्सर के युद्ध में जो पराजित राजा थे, इनसे किस प्रकार से संधि की जाए, या कहना चाहिए संधि का मसौदा तैयार करना, जो संधियां उसे पराजित राजाओं के साथ करनी थी। और दूसरा काम था जो उसका अपूर्ण रह गया था बैटल ऑफ प्लासी में, कि बंगाल में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंपनी के रूप में स्थापित करें, शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित करें। उस कार्य को इसे पूरा करना था। तो ये संधि सबसे पहली संधि उसने की थी इलाहाबाद में शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त को 1765 में। इसकी शाह आलम द्वितीय के साथ संधि के प्रमुख बिंदु जो थे वो महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि शाह आलम द्वितीय जो था उसे अब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस संधि के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसे अब ये मानने पड़ेंगे। ये मुख्य प्रावधान जो थे वो इस प्रकार थे। शाह आलम द्वितीय जो था उसे अब कंपनी की प्रोटेक्शन में आना होगा, कंपनी की प्रोटेक्शन में आके उसे अब इलाहाबाद में रहना होगा। उसने इसे स्वीकार कर लिया था। दूसरा इसका प्रावधान था वो था कि वो अवध के नवाब से इलाहाबाद और कारा के जो जिले थे वो लेकर के मुगल जो एम्परर था, मुगल बादशाह था, उसे दिलाएगा। इसके बाद इन्होंने 12 अगस्त को ही एक फरमान जारी कराया शाह आलम द्वितीय से, जिस फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। जिसका मतलब था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्परर शाह आलम सेकेंड, और इसके पेमेंट के रूप में कंपनी उन्हें 26 लाख रुपए देगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब वित्तीय शक्ति बंगाल की किसके हाथ में है, कंपनी के हाथों में आ चुकी है पूरी तरीके से। और इसके साथ ही साथ इस संधि के अंतर्गत बंगाल के जो वित्तीय जो प्रशासन था उस पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो गया था, और जितना भी जो टैक्स था, आय थी, रेवेन्यू था, राजस्व था, उस पर भी कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो गया था बंगाल के राजस्व पे। और कंपनी का इन सब पर पूर्ण नियंत्रण भी हो चुका था। इसके साथ ही साथ मुगल एम्परर जो था वो इन लोगों को निजामत के लिए
53 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो गया। इसमें इसका मतलब है कि अब जो एम्परर है निजामत के लिए इन जो प्रोविंस हैं, ये जो प्रांत हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, इनकी निजामत के लिए अब 53 लाख रुपए अंग्रेजों को देगा, क्योंकि ये निजामत का जो काम है उसके अंतर्गत आता है सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था, ये सब कुछ। तो अब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप हमें 53 लाख रुपए दीजिए, इसके बदले में हम आपको निजामत कार्य में सहायता करेंगे, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो फेस होगा वो होगा उस पर्टिकुलर जो प्रोविंस के नवाब का। अब दूसरी जो संधि थी कंपनी ने वो शुजाउद्दौला के साथ की थी। इस संधि के माध्यम से इसने जो प्रमुख प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि जैसा कि कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने ये शाह आलम द्वितीय से उसके साथ जब संधि की थी, कहा था कि इलाहाबाद और कारा के जिले उसे दिए जाएंगे, तो उसने अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। इसका दूसरा प्रावधान था कि बलवंत सिंह को उसके जो क्षेत्र है, उसका जो भूखंड है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसे पुनः वापस कर दिया जाए, अर्थात उसकी स्थिति को पुनः बहाल कर दिया जाए, क्योंकि उसने बक्सर के युद्ध में जो नवाब के खिलाफ जाकर के कंपनी की सहायता की थी, और उसे पहले की तरह ही अपना जो क्षेत्र है, अपनी जो जमीन है, उनसे टैक्स इकट्ठा करके अपने जो क्षेत्र है, क्योंकि बनारस का जो जमींदार था, तो वो अपनी जो जमींदारी थी उससे वो टैक्स कलेक्ट करके पहले की तरह अवध के नवाब को दे, क्योंकि उसके प्रति किसी प्रकार का नवाब वैमनस्य ना रखे, उसके किसी प्रकार से द्वेष ना रखे। कंपनी को ने नवाब से 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी के रूप में लिए, एक वॉर की कंपनसेशन के रूप में 50 लाख रुपए नवाब से लिए। इसके साथ ही साथ नवाब ने कहा कि वो कंपनी को मिलिट्री सपोर्ट भी देगा, कि वो सैनिक सहायता भी देगा, जब भी कंपनी को उसकी सैनिक सहायता की जरूरत होगी तब वो नवाब कंपनी को सैनिक सहायता भी देगा। इसके साथ साथ उसने अवध में कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की भी अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही अब जो अंग्रेज थे वो अवध में बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे। इसके बदले में कंपनी ने भी नवाब को कुछ वचन दिए, नवाब को कुछ फायदा दिया, जो था कि वो नवाब की, जबकि कोई फायदा नहीं था, इसके बदले में उन्होंने कहा था कि नवाब को अपने खर्च पर अब एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी अपने यहाँ रखनी होगी, जिसका जो आपकी सीमा की सुरक्षा करेगी जब भी आपकी सीमा को कोई खतरा होगा। अब हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी देखते हैं। इसकी जो रिजल्ट्स थे, इसके जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि ये जो संधि है इस बात की द्योतक है कि अब भारत में ब्रिटिश रूल आने वाला है, क्योंकि जो इस संधि के प्रावधान थे उसने भारत में मुगलों की सत्ता को हटा करके ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्ण संकेत दे दिए थे। इसके प्रावधानों ने, इस जो संधि के प्रावधानों ने इस बात के पूर्ण संकेत दे दिए थे। इसके जो रिजल्ट है उसे हम देखते हैं कि अब जो कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से कन्वर्ट होकर के एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। नाउ द कंपनी had converted into a political organization from a trading organization। इसके बाद एक और इसका जो परिणाम था वो था कि अवध जो था अब एक बफर स्टेट हो गया था। बफर स्टेट का मतलब मध्यवर्ती राज्य। मध्यवर्ती राज्य का मतलब कि वो अब जो कंपनी के जो प्रांत है, कंपनी का जो क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने एक ढाल के रूप में, एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में रख लिया था, जो उनकी जो आक्रमणकारियों से रक्षा करेगा, उन्हें सीधा उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। वो एक मध्यवर्ती राज्य था, उनका मित्र राज्य था, जो उनके साथ संधि के बंधनों में बंधा हुआ था। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस संधि के बाद एम्परर शाह आलम द्वितीय को एक रबर स्टैंप के रूप में
इस्तेमाल करना शुरू किया। रबर स्टैंप का मतलब ये है कि जितने भी काम थे अब वो शाह आलम के नाम से ही होंगे, लेकिन काम किसके होंगे? कंपनी के, लेकिन जो स्वीकृति है वो शाह आलम द्वितीय को देनी होगी। इसका अर्थ यह है कि शाह आलम द्वितीय का तो फेस होगा, लेकिन पीछे से सारी जो कारस्तानी होगी वो कंपनी के द्वारा की गई होगी। असलियत यह है, लेकिन जो चेहरा होगा, जो जनता के सामने चेहरा होगा, वो बादशाह का होगा। यहाँ पे हमें रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीतिक दक्षता की तारीफ करनी होगी कि वो उसने कितनी अपनी कूटनीतिक दक्षता, अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके किस तरह से जो भारत के जो नवाब और राजा और नवाब थे, उनको उसने नाराज भी नहीं किया, उनको किसी भी प्रकार से बेइज्जत भी नहीं किया, और उन्हें अपनी सत्ता, उन्हें अपने अधीन भी कर लिया था। इसकी कूटनीतिक दक्षता की सबसे पहली जो हमें झलक दिखती है वो दिखती है अवध में, कि किस तरह से अवध को उसने एक मध्यवर्ती राज्य बना लिया था। क्योंकि अगर वो अवध पर कब्जा कर लेते तो उन्हें सीधे रूप में मराठा आक्रमणकारियों से सामना करना पड़ता और अफगान आक्रमणकारियों से सामना करना पड़ता, जैसे कि उन्हें पानीपत के तृतीय युद्ध में इसका सामना करना पड़ा था। पानीपत की जो तृतीय युद्ध था, जो मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था, अगर यहीं पे ये अंग्रेज अगर अवध को कब्जा कर लेते तो इनका निशाना एक दूसरे लोग नहीं होते, अफगान और मराठों के बीच में नहीं युद्ध होता, बल्कि ये युद्ध कहीं ना कहीं स्थिति अलग होती, और ये युद्ध हो सकता है मराठों और अंग्रेजों के बीच में हो रहा होता, या अंग्रेजों और अफगानों के बीच में हो रहा होता। दूसरा कि जो भारत की जनता थी, अभी भी उसके मन में जो मुगल सम्राट के प्रति पूर्णतः सम्मान था, पूरा सम्मान वो करती थी। बेशक उसकी शक्ति बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी, लेकिन जो शाह आलम सेकंड है, उसका जो नाम था वो अभी भी चल रहा था, जनता उसे ही अपना बादशाह मानती थी। अगर अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को हटा करके स्वयं सत्ता हथिया लेते तो जनता का उन्हें जबरदस्त विद्रोह, विरोध का सामना करना पड़ता, जनता बगावत करती, और कंपनी की कंडीशन अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इतने बड़े स्तर पर एकदम से किसी विद्रोह को दबा सके। इसी का जो अगला टॉपिक है, जो अगला इसका परिणाम था वो था डुअल गवर्नमेंट, बंगाल में द्वैध शासन। ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी अंग्रेजों की कूटनीति को दिखाता है, उनकी योग्यता को दिखाता है कि किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी योग्यता को दिखाते हुए डुअल गवर्नमेंट के माध्यम से शासन तो स्वयं किया, लेकिन चेहरा बनाया नवाब को। जो बंगाल के नवाब थे, ये द्वैध शासन बंगाल में आया था, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद से ही बंगाल में एक और नया पद जुड़ गया था, नायब सूबेदार का, जिसका काम था निजामत करना, जो निजामत के लिए उन अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो इसका अर्थ ये था कि अब जो काम था वो अंग्रेजों के द्वारा ही होगा, मतलब वास्तविक कार्य तो अंग्रेज करेंगे, लेकिन चेहरा होगा बादशाह का। क्योंकि बंगाल की जो दीवानी का अधिकार, टैक्स कलेक्शन का जो राइट था, वो अब अंग्रेजों के पास आ गया था। जो फरमान जारी हुआ था वो उसने उन्हें दीवानी का अधिकार दे दिया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने अपनी कूटनीति से बंगाल की निजामत का भी अधिकार अपने पास ले लिया था, क्योंकि अब ये नायब सूबेदार के माध्यम से निजामत का कार्य भी इनडायरेक्टली कर रहे थे, डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो चेहरा था वो नवाब का था। क्योंकि अगर वो नवाब को हटाकर स्वयं एकदम से सत्ता हासिल कर लेते तो जनता उनके प्रति बगावत कर देती, और वो किसी भी प्रकार की बगावत को सहने में समर्थ नहीं थे, और वो किसी भी प्रकार की बगावत को नहीं चाहते थे, इतने ही शुरुआती चरण में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है, और इसने जो कंपनी के जो राजनीतिक हित थे, इस संधि के माध्यम से उन सबको कानूनी रूप मिला है, और इससे हमें क्लाइव की
कूटनीतिक दक्षता के बारे में भी जानकारी मिलती है कि क्लाइव कितना ज़्यादा बुद्धिमान था और कूटनीतिक था और एक दूरदर्शी गवर्नर था, जिसने अपना काम बखूबी किया था और कंपनी को एक समृद्धशाली और शक्तिशाली जिसने कंपनी को बना दिया था। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।